हेलो स्टूडेंट्स, बायो खजाना चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने हार्ट और उसकी संरचना और उसके कार्य के विषय में आपको बताया था। तो आज हम एक उसी से संबंधित रुधिर और रुधिर वाहिनी के साथ आज अध्ययन करेंगे। आज रुधिर को लेके आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा देखें रुधिर के विषय में। तो रुधिर ये कहा जाए, रुधिर क्या है? तो रुधिर को कहा जाता है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक ही नहीं, केवल ये तरल संयोजी ऊतक है। वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। योजी का मतलब जोड़ने का कार्य करता है। पूरे शरीर की कोशिकाओं से लेके हर अंगों को जोड़ने का कार्य करता है रुधिर। और ये शरीर में इसका कार्य क्या है? इसका कार्य, जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ये भोज्य पदार्थ हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न अंगों तक अवशोषण के बाद ब्लड के ही द्वारा पहुंचता है। और शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में रक्त के ही द्वारा एक कोशिका तक या एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है। हार्मोन्स तथा अन्य मिनरल्स भी इसी रक्त के द्वारा पहुंचते हैं। अब इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, इसकी उत्पत्ति कहा जाए एम्ब्रायोनिक कंडीशन में, भ्रूणावस्था में, जब बच्चा भ्रूण में रहता है तब 7 महीने बाद यानी 5-6 महीने बाद वो लीवर से, यानी लीवर द्वारा ब्लड का निर्माण होता है। जब गर्भ में रहता है तो लीवर से, और फिर उसके बाद जो निर्माण होता है वो बड़ी मोटी हड्डियों में, कहने का मतलब फीमर जैसे जांग की हड्डी, रिब में भी, यानी बड़ी हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, उन्हीं में हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा होती है, यानी वही जो है रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। अब ये कहा जाए, आपने देख लिया। और इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब ये किस नेचर का है? तो ये बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। इसका पीएच जो है, ये देख रहे हैं, ये पीएच 7.4 होता है। और ये कहा जाए, ये एक स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर के आसपास होता है, महिलाओं में आधा लीटर कम, 4.5 के आसपास। और ये कहा जाए, इस रुधिर विज्ञान के अध्ययन को, रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए थोड़ा सा एक समरी के विषय में इधर देखते हैं। ये देखिए, ब्लड या रक्त या रुधिर, रुधिर को हम 2 भागों में देखते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पेल्स। ब्लड कार्पेल्स और प्लाज्मा 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और रुधिर का ठोस भाग जो होता है, यानी रुधिर में से यदि उसमें से कहा जाए लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स निकाल दिया जाए तो जो बचता है वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कहा जाए। तो ये प्लाज्मा तरल भाग होता है और ब्लड कार्पेल्स सॉलिड पार्ट होता है। और इसको ब्लड कार्पेल्स या कहा जाए रुधिर कणिका को हम 3 भागों में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने यहां तक ये देखा कि आप किस, यानी कैसे इसको बांटे हैं। तो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम ब्लड की बात करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं को, ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं को अलग अलग जो डिवाइड कर दिया गया है। तो ये रक्त कणिकाओं के भाग हैं। हम प्लाज्मा देखते हैं। 55% होता है रुधिर का प्लाज्मा। और ये कहा जाए, इसमें 90 से 92% जल होता है। ये प्लाज्मा आपको वैसे बता दूं व्यवहारिक में क्या है कि जैसे आप कहीं छिल जाता है या कट जाता है तो ऊपर देखते हैं पीला पीला, पपड़ी की तरह पीला पीला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ आता है, वही प्लाज्मा है। ये जानिए कि इसमें होता क्या है, 90% से 92% तक पानी होता है, जल होता है। और मनुष्य में, एक मनुष्य में देखा जाए, एक स्वस्थ मनुष्य में 70 kg के वेट के आसपास जो मनुष्य है उसमें
3.5 लीटर यानी 3.5 लीटर 3.5 लीटर तक कहा जाए कि प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के विषय में आप जान रहे हैं ना कि प्लाज्मा क्या है, कि यदि ब्लड में से आरबीसी, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स निकाल दिया जाए तो जो तरल पदार्थ बचता है वो प्लाज्मा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी जो 7 से ऊपर जो पीएच जिसका होता है वो क्षार होता है, नीचे एसिड होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का है, यानी 7.4 जो प्रकृति इसकी है, नेचर है, ये बेसिक नेचर का है। पीले रंग का पारदर्शी पदार्थ है और ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी पदार्थ है पीले रंग का ये पदार्थ। येलो कलर आप देखते हैं कट जाता है तो पीला पीला निकलता है, और यही एक निर्जीव पार्ट है, यानी डेथ पार्ट है, ये निर्जीव पार्ट है ब्लड का। ये इसमें क्या क्या होता है, तो कुछ कार्बनिक होता है, अकार्बनिक होते हैं पदार्थ, तथा प्रोटीन और आयंस भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयन यानी आयोडीन इत्यादि आयंस इसमें भी होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन में कहा जाए कि इसके प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है ये अल्फा, बीटा, गामा, जो गामा ग्लोबुलिन होती है एंटीबॉडी बनाती है रोगों से लड़ने की। ये जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो सूक्ष्म जीवों माइक्रोब से जो कहीं कट पिट गया तो जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब जो बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने का काम ये ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी बना के करती है। और इसमें जो है ये प्रोटीन जो होती हैं ये जान रहे हैं, ये थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये जिम्मेदार होता है, और फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन ब्लड को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है, और ये सब प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। और ये कहा जाए कि जो पचे हुए पोषक पदार्थ हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में जो हैं, वो भी इसमें ग्लूकोज की मात्रा भी होती है प्लाज्मा में, फैट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, आयंस होते हैं। ये सब जो है इसमें भोज्य पदार्थ जो पचे हैं वो पचे हुए भोज्य पदार्थों में ये प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि जो है प्लाज्मा में होते हैं। उत्सर्जी पदार्थों में जो हमारे बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, तो ये लीवर जैसे बनाया यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, यकृत द्वारा जो निर्माण होता है, ये सब जो विसर्जित पदार्थ है, कभी कभी यकृत में, लीवर में ज्यादा यूरिया का फॉर्मेशन होने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ज्यादा यूरिया अनियमित कारण से यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ये प्लाज्मा में भी बढ़ जाता है। तो ये कहा जाए ऐसी कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। यूरिया का बढ़ना प्लाज्मा में, यूरिया का लेवल बढ़ना यूरीमिया कहलाता है। ये जो है वृक्क की अनियमितता का कारण होता है, यानी किडनी की अनियमितता की इरेगुलरिटी के कारण जब यूरिया की मात्रा, किडनी ही तो फिल्टर का काम करती है, जब यूरिया की मात्रा किडनी के फिल्टर बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। और आप ये जानते हैं हार्मोन्स जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। तो ये हार्मोन्स का स्रावण जो होता है तो आप जानते हैं ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होती है, तो ये स्रावित कर देती हैं, तो ये प्लाज्मा से होता हुआ, कहने का मतलब सेक्रेट करेंगी, तब ये ब्लड में जाएगा इस तरीके से। तो इसमें हार्मोन्स भी पाया जाता है, हार्मोन्स भी होता है, और इसमें घुलित गैसें भी होती हैं। घुलित गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इत्यादि गैसें भी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। सुरक्षात्मक पदार्थ में जो बताया मैंने ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है यही गामा ग्लोबुलिन जो होता है एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है, बनाने का रोल प्ले करता है। लाइसोजाइम, ये सब जो होते हैं सुरक्षात्मक पदार्थ भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और ये जानते हैं कि इसमें जो है जब कट छिल जाता है तो उसमें भी कुछ मात्रा में प्रतिजामक, एंटीकोगुलेंट जो रक्त को
थक्का जमने के लिए रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेदार होता है, वो है हेपैरिन। ये प्रतिजामक है, एंटीकोगुलेंट है, वो संयुक्त पॉलीसैकेराइड है, ये भी प्लाज्मा में पाया जाता है। ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, ये क्षतिग्रस्त ऊतक को रिपेयर करने का कार्य करता है, ऊतक द्रव्य का निर्माण करता है और ऊतक को नम बनाए रखता है। और रुधिर कोशिकाओं के मध्य पदार्थों, रुधिर और कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थों का एक्सचेंज, आवागमन होता है, यही करता है। यानी रुधिर और कोशिकाओं के बीच में जो आवागमन हुआ, ये प्लाज्मा के ही द्वारा आदान प्रदान पदार्थों का इसी के द्वारा होता है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो प्लाज्मा क्या है, जो आपको बता दिए कि रक्त में से यदि लाल रक्त कणिका, जिसे इरेथ्रोसाइट कहते हैं, WBC श्वेत रक्त कणिका, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स है, इसे निकाल दिया जाए तो जो तरल पदार्थ बचता है वो प्लाज्मा होता है। कहने का मतलब जैसे शरबत में अगर चीनी घोला जाए तो जो पानी वाला पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, वो उसकी ही तुलना ये प्लाज्मा कहा जाए, और ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ये रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पेल्स के अंतर्गत आता है। तो आइए अब हम देखते हैं, ये प्लाज्मा के विषय में तो आपने देख लिया, अब हम देखते हैं यहां ब्लड कार्पेल्स जो 3 भागों में बटा होता है, ये क्या है। तो ये रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये कहा जाए ये तो 45% रक्त में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। पूरे रक्त का 55% जो है प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। और रक्त के निर्माण को हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और कहां होता है आपको पता है, बोन मैरो में, बड़ी लंबी हड्डियों में, बड़ी हड्डियों में, उसके बीच में अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। एरेथ्रोसाइट, जिसे RBC या इरेथ्रोसाइट कहते हैं, इसकी जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है। और यह कहा जाए पुरुषों में हीमोग्लोबिन जो होता है वो, यानी यह कहा जाए 100 ग्राम में 15 ग्राम ये होता है हीमोग्लोबिन का। यानी कहा जाए कि 15% पुरुषों में और 14% महिलाओं में। और ये कहा जाए ये एक आरबीसी में 28 करोड़ हीमोग्लोबिन होता है। 28 करोड़ हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में होता है। और हीमोग्लोबिन का मतलब आप जानते हैं, आप ये पढ़े हैं, हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब हीम मींस आयरन यानी लौह पदार्थ, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, यानी प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये हीमोग्लोबिन जो है ये एक रंगा पदार्थ आयरन के कारण हो रहा है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन इसी ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। और ये कहा जाए इसका कार्य क्या है आप जानते ही हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, अंगों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाउंड करता है। अब ये कहा जाए इसका जीवन काल कितना होता है, ये कितने दिनों तक जीता है, तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। और इसे ये कहा जाए ये स्टोर प्लीहा में होता है, और ये कहा जाए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, और प्लीहा में इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये कब्रिस्तान जो ये लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन के बाद जो डेथ हो रही हैं, तो ये कब्रिस्तान जिसे प्लीहा कहते हैं, प्लीहा में ही इनका जो है कब्र होता है, कब्रिस्तान, ये दफन प्लीहा में ही होती हैं। और ये कहा जाए ये केंद्रक विहीन, लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। और किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट और लामा में, ऊंट और लामा में ये कहा जाए केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक युक्त होता है। और बाकी आरबीसी में
ये देख रहे हैं लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। निर्माण कहां होता है? तो लीवर में, स्प्लीन में और अस्थि मज्जा जो आप जान चुके बोन मैरो में। मेढक में ये कहा जाए लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पेल्स बाई कन्वेक्स होती हैं और इसमें केंद्रक होता है। यानी किसमें होता है? कई बार मेडिकल एग्जाम में और कंपटीशन में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अगर इससे पूछा गया है एरिथ्रोसाइट से क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है यही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेढक में आरबीसी किस प्रकार पाया जाता है। तो आप यही कहेंगे मेढक में आरबीसी बाई कन्वेक्स और केंद्रक पाया जाता है। इसमें बाई कन्वेक्स मेढक में पाया जाता है, यानी सॉरी बाई कन्वेक्स प्रकार का आरबीसी पाया जाता है जो केंद्रक होता है, केंद्रक युक्त होता है आरबीसी मेढक में। अब स्तनियों की बात किया जाए, मैमल्स या मनुष्य की बात की जाए तो ये जो होता है आरबीसी इसका बाई कनकेव होता है। ये इसमें केंद्रक नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कहने का मतलब केंद्रक विहीन होता है मनुष्यों में। और स्तनियों में जो आरबीसी हो बाई कनकेव होता है और वो केंद्रक विहीन होता है। और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि आरबीसी की अगर कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं एनीमिया। आपने सुना है ना कि एनीमिया रोग हो गया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आपने पढ़ा है। तो ये जानिए कि ये आयरन की कमी जो एनीमिया यानी आरबीसी की मात्रा जो होनी चाहिए ब्लड में वो ये कणिका युक्त है जबकि ये कणिका विहीन है। कणिका विहीन में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यानी आप पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी में 12 ग्राम से अगर 100 मिलीलीटर में 100 ml में अगर 12 ग्राम से कम हो रहा है तो वो हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 12 ग्राम से कम है तो वो एनीमिया के अंतर्गत आ जाएगा। अगर 12 ग्राम है, 12 ग्राम के ऊपर है तो ठीक है, यानी कहने का मतलब एनीमिया तब होता है जब आरबीसी 12 ग्राम से कम हो जाता है। अगर कभी कभी जब आरबीसी बढ़ जाता है, ये एनीमिया तो आरबीसी की मात्रा यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया आरबीसी तो क्या कहते हैं? वो भी एक रोग होता है जिसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। यानी आरबीसी की मात्रा जब बढ़ जाती है तब उसे पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया हुआ। तो आपने अभी तक एरिथ्रोसाइट के विषय में देखा और ये जानिए कि इसे हीमोग्लोबिन का थैला भी कहा जाता है, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। किसे कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट को, आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट को बैग ऑफ हीमोग्लोबिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के विषय में बताएं कि एक आरबीसी में 28 करोड़ हीमोग्लोबिन होता है। तो इस प्रकार हमने एरिथ्रोसाइट के विषय में देखा। अब आते हैं ल्यूकोसाइट के विषय में। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, इसकी संख्या जो होती है वो 10,000 तक होती है। ये कहा जाए ये आरबीसी से बड़ी होती है, इसकी संख्या आरबीसी से बड़ी होती है। ये इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रतिरक्षी क्षमता प्रदान करती है। और ये रोगों से प्रतिरक्षी क्षमता का मतलब ये कि रोगों से लड़ना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। ये ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पेल्स जिसका पूरा नाम है, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये आरबीसी से बड़ी होती है और इसका काम होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करना, रोगों से लड़ना और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और इसका जीवन काल कितना होता है? यह कहा जाए इसका जीवन काल 4 से 6 दिन तक होता है। ये 4 से 6 दिन में बॉडी में नष्ट हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। और यह जानिए कि डब्ल्यूबीसी का बढ़ना एक रोग होता है जिसका नाम है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाता है डब्ल्यूबीसी में, अनकंट्रोल सेल डिवीजन डब्ल्यूबीसी का, तो यही तो कैंसर है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है डब्ल्यूबीसी की, यही कहलाता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है तब। और ये आरबीसी केंद्रक विहीन था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और अब ये हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त है, प्रतिरक्षी क्षमता का काम करता है और रोगों से लड़ता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिसका जीवन काल 4 से 6 दिन होता है। और ये इसकी बढ़ने की क्रिया जो बढ़ती है, बढ़ने का जो रोग होता है उसे ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। अब हम देखते हैं ये डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांट दिया जाता है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? ये 2 प्रकार होते हैं, कणिका युक्त
और कणिका विहीन। कणिका युक्त का मतलब ग्रेनुलोसाइट, कणिका, कणी, ग्रेन्यूल्स, कणिका कण हो जिसमें, एग्रेनुलोसाइट कणिका विहीन जिसमें कोई कण ना हो, ग्रेन्यूल ना हो, कणिका ना हो, वो एग्रेनुलोसाइट होता है, और जिसमें कणिका होता है वो ग्रेनुलोसाइट होता है। तो ये ग्रेनुलोसाइट कणिका युक्त क्या है? कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल्स आता है। इसकी जांच डॉक्टर जब कहते हैं कि आप सुने होंगे कि डीएलसी की जांच कराइए, डीएलसी सुने हैं ना, डीएलसी की जांच यानी डिफरेंस ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी का जांच का मतलब होता है डिफरेंस, डीएलसी, डिफरेंस ल्यूकोसाइट काउंट। इसी की जांच करवाते हैं कि इसमें इसकी कितनी संख्या है, कितना होना चाहिए, तो है कितनी, इसी की जांच कराते हैं, डीएलसी, डिफरेंस ल्यूकोसाइट काउंट। तो आप न्यूट्रोफिल्स को देख रहे हैं, ये न्यूट्रोफिल्स है कणिका युक्त में जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स, ये 3 प्रकार की हो रही हैं। 1, 2, एग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोसाइट कणिका युक्त या कणिका विहीन, निम्न में से कौन है? ऑब्जेक्टिव दे देगा, कणिका युक्त कणिका विहीन पूछता है तो ये कहा जाए कणिका विहीन में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये कहा जाए लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, यानी प्रतिरक्षी क्षमता प्रोड्यूस करती है, और ये लिम्फोसाइट लिम्फ नोड 3 और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आपकी प्रतिरक्षी क्षमता जो प्रोड्यूस करती है यही लिम्फोसाइट करती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और ये कहा जाए इसके बाद ये मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, यानी एंगल्फ प्रकृति का होता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। जैसे ये मोनोसाइट लीवर कोशिका में, कफर कोशिका में जो एंगल्फ कर लेता है माइक्रोब्स को, जीवाणुओं को जो हानिकारक होते हैं, तो ये फैगोसाइटिक नेचर शो करता है। तो आपसे पूछा जाता है कौन कणिका विहीन है और कणिका युक्त कौन कौन से हैं, वो आप ऐसे ही कोड जानिए, MLA, MLA मतलब मोनोसाइट, ये MLA मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ए ग्रेनुलर, यानी ए ग्रेनुलर में MLA यानी ए ग्रेनुलर, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, MLA ए ग्रेनुलर, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तो हो गया MLA तो याद रहेगा। इसमें चाहे कर लीजिए बहन जी यानी बहन जी MLA यानी बहन बनी बेसोफिल, एस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बहन, ठीक है। और ये G ग्रेनुलोसाइट, आप एक ही याद कर लीजिए, MLA याद कर लीजिए, एक याद हो गया तो इसको जो है अपने आप कर लेंगे। एक तो याद कर लीजिए MLA यानी ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो अब आपने ये देखा, अब हम इसके ब्लड कार्पेल्स के रक्त कणिकाओं के हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जो 3 भागों में बटा था। हमने WBC देखा, RBC देखा और WBC देखा। ये RBC है, WBC। अब हम प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट को देखते हैं। आप ये जानते हैं कि जब हमें कभी चोट लगती है या कोई शरीर का कोई अंग कट जाता है तो रक्त निकलने लगता है, और ये रक्त हमेशा नहीं निकलता। अगर निकल जाए तो पूरे शरीर से रक्त बाहर हो जाएगा, क्योंकि हार्ट का काम है पंपिंग करना, और पंप करता रहेगा और कटे हुए भाग से रक्त पूरा शरीर से बाहर चला जाएगा, तो हमारे शरीर की बहुत क्षति होगी। इसीलिए शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि रक्त थक्का बन जाता है, रक्त क्लॉट कर जाता है, यानी रक्त बहना रुक जाता है। तो ये कौन सा रोल प्ले करता है इसमें रक्त कणिकाओं में? ये प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। यहां जगह कम है, हमने यहां थ्रोम्बोसाइट के विषय में कहा, यानी तीसरा थ्रोम्बोसाइट, जिसका जीवन काल आपको ये बता दें कि अगर हमें चोट लगती है तो शरीर में ये रक्त 2 से 8 मिनट के अंदर जम जाता है, क्लॉट कर जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है। तो इस तरीके से ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य रक्त प्लेटलेट्स जो हैं, कणिकाएं जो करती हैं, ये जैसे थ्रोम्बोसाइट ब्लड में होता है, जैसे ही चोट लगता है तो ब्लड बाहर निकलता है, वायु के संपर्क में आता है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है, और कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन में बदला, और फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन ये फाइब्रिनोजन
में बदल जाता है। और ये जानते हैं ये फाइब्रिनोजन बाद में फाइब्रिन छोटे छोटे रेशे, फाइब्रिन के रेशे टाइप में संरचना बना के ब्लड को बहने से, फ्लो से रोक देते हैं। और इस तरीके से रक्त फाइब्रिन में, और फाइब्रिन ये देख रहे हैं, ये रक्त बह रहा, ये जाली लाइक संरचना हो गई, जाली की तरह संरचना हो गई और रक्त का बहना रुक गया। तो आप जानते हैं ब्लड के क्लॉटिंग के लिए आप ये जानते हैं कैल्शियम, यानी वैसे तो ये लंबी प्रक्रिया है, कहने का मतलब क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर हैं, कारक हैं, वो 13 होते हैं, 13 होते हैं। तो आप ये जानिए, जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ये कहा जाए, ये दो देख, विटामिन भी सुने हैं ना, विटामिन जिम्मेदार होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ये विटामिन के जिम्मेदार है। और फिर ये देख रहे हैं कैल्शियम आयन की वजह से भी क्लॉटिंग हो रहा है, और इस तरीके से ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। आपने देखा थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आते ही कहीं कटा, कहीं टूटी फूटी कोशिकाएं, जैसे ब्लड बाहर निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में, और कैल्शियम की उपस्थिति में ये प्रोथ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, और फिर ये फाइब्रिनोजन में, और ये फाइब्रिनोजन फिर फाइब्रिन रेशे टाइप संरचना बना लेती है, और ये रेशे टाइप संरचना ब्लड को बहने से रोक देती है। जैसे कहीं पानी फ्लो कर रहा है और वहां पर अगर कुछ पतले पतले रेशे जो आपके कपड़े के धागे होते हैं, वहां अगर डाल दीजिए तो रुक जाएगा, वहीं उलझ जाता है। इसी तरीके से ब्लड ये क्लॉट कर जाता है। तो आज हमने देखा ये फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है, जो ये रक्त को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, ये हमेशा ब्लड की ल्यूमेन में पाई जाती है, यानी ये कहा जाए उस ल्यूमेन में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जम जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो है इसे नहीं जमने के लिए इसमें हेपैरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हेपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट होता है, जो तभी जमता है जब, यानी ये कहा जाए हेपैरिन नहीं जमने देता है, वो हेपैरिन जमने से रोकता है ब्लड को। और हेपैरिन एयर के संपर्क में आते ही जैसे कटा, तो हेपैरिन का काम है रोकना, जैसे कटा एयर के संपर्क में आया तो हेपैरिन इनएक्टिव हो जाता है। तो हेपैरिन इनएक्टिव हुआ तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार आपको यहां तक आज क्लियर हुआ होगा। और फिर अगर जो कंफ्यूजन हो बार बार जूम करके देख लीजिए, और मैं कहूंगा कि आपको जो भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपको पूरी तरीके से समझाने का। और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से प्रयास करके वीडियो बनाने का प्रयास करूं। अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा टेक्निकल समस्याएं आ ही जा रही हैं। तब तक के लिए अब अगले जो वीडियोस के साथ आएंगे तो वो रहेगा, आज तो लंबा हो गया, रुधिर वाहिनी, यानी आपको जो आएंगे वो वेन्स और आर्टरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।